हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इरेशनल प्रूफ किया कि रूट टू एक इरेशनल नंबर क्यों है। अब हम लोग थोड़ा रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में और डेप्थ में जानते हैं। रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर पी और जो क्यू है वो दोनों इंटीजर्स होते हैं। जैसे आप लिखोगे रैशनल नंबर कैन बी written in the form of ratio of two integers। देखिए, रेशनल नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए, रेशियो यहाँ पर आ रहा है और इस नाम के स्टार्टिंग में भी रेशियो आ रहा है। यानी इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है उसको दो इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि आप कोई भी नंबर चूज कीजिए। एग्जाम्पल में 2 जो होता है वो 2/1 होता है। इसमें 2 भी एक इंटीजर है, इसमें 1 भी एक इंटीजर है। ऐसे 1.42 है, इसमें 142/100 आ जाएगा और 142/100 को हम लिख सकते हैं 71/50। इसमें 71 भी एक इंटीजर है, इसमें 50 भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। इरेशनल those numbers that are not rational are known as irrational numbers। वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो सारे इरेशनल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ रूट टू एक इरेशनल नंबर है। इसको हमने कल भी प्रूव किया था। इसमें का एक क्वेश्चन मैं आज भी करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक सवाल इस साल बोर्ड में भी पूछा है और सवाल का पूरा एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इसी प्रूफ पे ही डिपेंडेंट है। तो इसमें से एक सवाल और करवाऊंगा। √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। उसके बाद सुनिए 1.413 ... ये कुछ, इसका कोई एंड नहीं है। डेसिमल के बाद की डिजिट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसको जितना आप कैलकुलेट करेंगे उसका उतना ज़्यादा वैल्यू और आगे बढ़ता चला जाएगा। इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं। उसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊंगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही एग्जाम्पल में पाई होता है। जो पाई होता है इसको आप कहते हैं कि ये हम 22/7 लिख सकते हैं, या इसको हम 3.14 लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज तो सर ये इंटीजर्स है, ये तो
मतलब ये वाला तो दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा है, तो फिर ये रेशनल होना चाहिए। और जो ये वाला नंबर है ये तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। देखिए इसमें अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है कि सवाल में पूछा है कि 22/7 क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। और 3.14 आपको दे दे तो पूछे कि ये क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपको ये पाई दे दे तो पाई का ना इनमें से कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इनमें से कोई भी वैल्यू इसकी पाई की एग्जैक्ट नहीं है, इसको सिर्फ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की वैल्यू जो है वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में ही आती है, तो इसलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। जो ये और पिछला वाला जो था उसमें जो सवाल जो एग्जाम्पल्स थे उसको समझने के लिए हम लोगों को डेसिमल के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। हालांकि वो 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार फिर से बेसिक से समझा देता हूँ। डेसिमल जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से आप पता लगा सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब उसका डिजिट एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल में 1.45 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1.639 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 6.3439 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे 1.37596 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, और जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल में जैसे 1.4136 ... ऐसे करके कुछ दिया होगा, ये एंड नहीं होता है, ये चलता चला जाता है। इसको जितना आप सॉल्व करेंगे उतना इसमें वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि तो जैसे आप कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो उसमें डिजिट्स कभी कटती नहीं है, कभी कट जाती है, तो ये कटेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया खत्म नहीं होने वाला। तो जो खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, ऐसे ही एग्जांपल में 1.312312 ऐसे कुछ हो गया, 312 312 312 ये सब दोबारा रिपीट होता चला जा रहा। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये रिपीट क्यों हो रहा है ये भी हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है रीअकरिंग रेकरिंग, या
रीऑकरिंग, या इसी को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग। दूसरा टाइप होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रीऑकरिंग, मतलब कुछ टाइम के बाद जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स है वो रिपीट होती है। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, इसमें आपका 1.312 है, ये 312 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, लेकिन इस वाले एग्जांपल में आपका ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो ये वाला आपका नॉन रिकरिंग है और ये वाला आपका रिकरिंग है। आगे और देखते हैं, जैसे रिकरिंग है आपका, रिकरिंग डेसिमल जो है इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ है, मान लीजिए 1.496496, तो इसको छोटे में लिखने में इस तरीके से लिखा जाता है, 1.496 के ऊपर ये रेकरिंग लगा दी जाती है ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग। ये जो रेकरिंग है इसका मतलब है कि ये डिजिट्स दोबारा रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि 1.496 में रेकरिंग सिर्फ 9 और 6 पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 1.4 इतना तो रहेगा ही, उसके बाद 96 पे रेकर लगा है, इसका मतलब सिर्फ 96 ही रेकर होगा, रीअकर होगा, रिपीट होगा, जैसे 96 96 96 ऐसे चलता चला जाएगा, इसमें 4 रिपीट नहीं होगा। तो ये रेकरिंग का मतलब होता है जिस भी चीज़ के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है वो चीज़ रिपीट होती जाती है। इसमें 496 के ऊपर रेकरिंग लगा था, तो ये 496 रिपीट होता चला गया और ये जाता चला जाएगा। वैसे ही इसमें 96 के ऊपर लगा था, तो ये 96 रिपीट होता चला गया। अब देखिए, जो नॉन रेकरिंग होता है, जो रिपीट नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल में 1.432 ... ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे ही 224.32 ... ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सब जितने हैं ये नॉन रेकरिंग है, और नॉन रेकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, और जो रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। रेकरिंग नंबर्स डेसिमल क्यों होते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई रेकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल। रेकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल रेशनल क्यों होते हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए कोई रेकरिंग डेसिमल, जैसे कि 0.333, ऐसा कोई डेसिमल है जो रेकरिंग या रिपीटिंग है। ये 3 जो है डिजिट, ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, a इक्वल्स टू 0.333, क्योंकि इसको कुछ हम मान लेते हैं, इस नंबर को कुछ मान लेते हैं a, ठीक है, लेट्स सपोज। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 10, तो 10a हो जाएगा, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 10a इक्वल्स टू हो जाएगा 3.33, ऐसे डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। ये इक्वेशन हमारा सेकंड था, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 करेंगे,
2 माइनस 1, तो क्या आएगा 10a माइनस a हो जाएगा हमारा 9a इक्वल्स टू 3.33। ये जितना नंबर है ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो दोनों नंबर डेसिमल के बाद वाला कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 3। देखिए क्या होगा, एक नंबर था जो 10a था वो था 3.333 ऐसे, और एक नंबर था 0.3333, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, दोनों को हमको करना है सबट्रैक्ट, तो ये हो रहा है 9a इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये जो है 3 माइनस 3 0 0 0 0 ऐसे 0 0 होते चलेगा, तो ये 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 9a इक्वल्स टू हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से जो a होगा हमारा वो 3/9 आ जाएगा, और 3/9 का मतलब होगा 1/3, और जो 1/3 है वो 1/3 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दो इंटीजर्स का रेशियो है। ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर a है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a को हम एक्चुअल में थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये रेकरिंग डेसिमल्स है, और जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, और जितने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, उसको आप कटा नहीं सकते, उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये प्रूफ किया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ किया हमने। इस वीडियो में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि √5 क्यों एक इरेशनल नंबर है। आपको जो भी डाउट्स उसमें आए हुए थे, उस वीडियो में अगर कोई डाउट आया हुआ था तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आपको अगर प्रूफ करनी है ना, तो आप वो चीज़ मान लो जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मान लो। अब यहाँ पे इरेशनल है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। एज्यूम दैट √5 is rational number। हमने इसको रेशनल नंबर क्यों माना? क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में हमको नॉलेज ज़्यादा है, इरेशनल के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। इरेशनल के बारे में यही नॉलेज है हमें कि कोई भी चीज़, कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। तो मतलब कि इरेशनल का भी जो नॉलेज है हमें वो रेशनल की वजह से है। तो हमारे पास रेशनल नंबर का एक हमको पॉइंट पता है कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम √5 को p/q के फॉर्म में लिख देंगे सच दैट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रूफ का पॉइंट है। इस पॉइंट को आप याद रखें, सच दैट p and q are co-primes। यानी दोनों co-primes है, इसका मतलब that means they have no common factor except 1। यहाँ पर जो P और Q है, ये P और Q को-प्राइम्स है, और को-प्राइम्स का जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर वो
1 के अलावा और कुछ नहीं होता। तो जो ये दोनों को प्राइम्स है तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ऐसा हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ को रेशनल माना, पी/क्यू के फॉर्म में माना, तो पी और क्यू जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं, और को प्राइम्स जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया इसको, तो यहाँ से क्या आ गया 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से जो पी स्क्वायर है वो हमारा 5q स्क्वायर के बराबर है, यानी यहाँ पर जो है पी स्क्वायर हमारा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर जो है हमारा वो डिविजिबल है 5 से। तो गाइस जो पी स्क्वायर हमारा है वो 5 से डिविजिबल है, ऐसा हमने यहाँ पर देख लिया। इसका मतलब अब एक प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोई चीज़ का अगर स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगी। यानी p का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब जो p है वो भी 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर p भी जो हमारा p होगा वो भी 5k के फॉर्म में आ जाएगा। p जो हमारा है ये भी 5k के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 से p की वैल्यू लेकर के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारा 5k का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 5q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5q स्क्वायर। यहाँ से जो q स्क्वायर आया वो 5k स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब जो q स्क्वायर है, यहाँ से q स्क्वायर है इज अल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कि जो q स्क्वायर है वो भी डिविजिबल है किससे, 5 से। और फिर से वही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लगाई, प्राइम नंबर का किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर है, अगर वो 5 से वो प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा और इजीली बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर है 4, वो 2 से डिविजिबल है। 4 जो है इज डिविजिबल बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 विल अल्सो बी डिविजिबल बाई 2। या फिर अगर मैं, ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि अगर 25 छोड़िए 625 इज डिविजिबल बाई 5। ये 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 25 विल बी
will also be divisible by 5। ये एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ही होती है कि कोई भी नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये होता ही है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्यू विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए कि यहाँ पर P भी डिविजिबल है 5 से। P and Q both are divisible by 5, so they will have five as their factor। P और Q क्योंकि डिविजिबल है 5 से, इसलिए उनका फैक्टर 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए दोनों को मतलब मैंने लिख दिया कि दोनों डिविजिबल है 5 से, इसलिए उनका फैक्टर होना चाहिए 5। अब दोनों का कॉमन फैक्टर, सो देयर कॉमन फैक्टर will also be 5 except 1। 1 को छोड़ करके उनका 5 भी एक कॉमन फैक्टर निकल करके आ गया इस स्टेटमेंट से। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जिसमें हमने लिखा है कि P और Q का जो P और Q को प्राइम्स हैं और उनको सिर्फ उनका एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ किया और हमें पता चला कि उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो ये contradicting our first statement, our assumption, so root 5 is irrational। ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए रूट 5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रूट 5 को हमने p/q के फॉर्म में लिखा सच दैट p और q जो है हमारा वो को-प्राइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उस चीज़ P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं आता है। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमको पता चला कि यहाँ पर जो P है वो हमारा 5 से डिविजिबल है। फिर हमने P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट की और इस इक्वेशन में पुट करके हमने आगे उसको सॉल्व किया, तो हमें ये भी पता चला कि Q जो है Q हमारा 5 से डिविजिबल है। P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हो गए। तो हमने यहाँ पे लिखा दो चीज़ें 5 से डिविजिबल हो गई, तो इसका कॉमन फैक्टर 5 होना ही होना है, जो कि हमारे पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और पहला स्टेटमेंट चूँकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है,
और एजम्पशन जब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यानी कि इर्रेशनल वाला है वो ट्रू है और हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। तो हम जो एज्यूम किए थे कि रैशनल नंबर है 5 वो गलत है और ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से हम प्रूफ करते हैं जब, तो इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। थ्योरम ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर विल हैव अ, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रख सकता है, हो सकता है। एंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज डिटरमाइंड बाय, इनमें से कौन से टाइप का वो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से पता चल सकता है, इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता चल सकता है। वेयर द रैशनल नंबर विल बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें रैशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इस पे P एंड Q आर को प्राइम्स, P एंड Q को प्राइम्स में होगा। रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो P और Q को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब होता है कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। स्पेशली व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर Q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n. If Q can be written in this form, then the decimal will be terminating, otherwise it will be non-terminating and repeating decimal. क्या है इतना बड़ा, समझाते हैं। रैशनल नंबर को दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है। पहला तरीका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा तरीका है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि डेसिमल के 2 तरीके होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जो तुरंत छोटा सा होता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। उसमें आपको जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको और वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। जब हमने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था तो उसमें 2 टाइप्स पढ़ा था। पहला रिकरिंग पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल्स, जो एक टाइम के बाद रीऑकर होते हैं, वो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और जो नॉन रिकरिंग था वो रिपीट नहीं होते हैं, वो उसमें नए नंबर्स आते जाते, ठीक है। अब जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और इसके टाइप ऑफ एक्सपेंशन को पता करने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें जो रैशनल नंबर होगा वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है रैशनल नंबर, तो P और Q जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स का मतलब होता है कि उनका सिर्फ 1 ही एक फैक्टर होता है, उनके अलावा कोई और फैक्टर उसका कॉमन फैक्टर उसका नहीं होता है। हालांकि P का अलग फैक्टर हो सकता है, पूरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन और Q का भी अलग अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो 1 होता है सिर्फ, ठीक है। यहाँ तक हम समझ लिए। अब इसमें देखिए, स्पेशली व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में आप लिख पाएंगे। तो जब आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रैशनल नंबर का फॉर्म होता है वो सिर्फ रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होता है। तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे डिनोमिनेटर Q को, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग।
और अगर नहीं हो पा रहा है अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिबल। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल टाइप का वो एक्सपेंशन होगा।